आज हम लोग PYQ सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं और आज के भी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा गया है समझिएगा। कहा गया है कि ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ऑफ ईच ऑफ दिस ओम। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में हम उन सबको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और अगर हम कभी भी मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा 0.5 ओम का यूज करके मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सभी रजिस्टर्स कितने हैं 4, ठीक है, 4 रजिस्टर्स को हमें किस में कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, 0.5 ओम के 4 रजिस्टर, तो यहां से आ जाएगा 2 ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए असर्शन रीजन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहा गया है कि व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर, जब कॉन्केव मिरर को अंडर वाटर रखा जाता है तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर दिस कि मिरर का, ठीक है, या हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ठीक है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, बस सिंपली होता है F इक्वल्स R/2। यानी जो भी उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका आधा हो जाएगा उसकी फोकल लेंथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कहां पर रखा जा रहा है या किस मीडियम में रखा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो असर्शन है ये गलत है। फिर आगे रीजन में देखिए क्या दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। बिल्कुल सही कहा गया है कि फोकल लेंथ चाहे यहाँ पे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, एनी टाइप ऑफ मिरर वेदर बी प्लेन मिरर, तो उसका मीडियम से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि असर्शन गलत है और रीजन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक गीजर जिसका रेट इस तरीके से दिया हुआ है, इसको 250 वोल्ट के ही मेन सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। तो बताना है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितनी ड्रॉ करेगा, ठीक है, और हीट एंड एनर्जी बतानी है कि ये 50 आवर्स में कितना कंज्यूम करेगा। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर जो रेटिंग वोल्टेज है और जिससे कनेक्ट किया जा रहा है वो वोल्टेज अगर सेम होता है तो सिंपली हम लोग P इक्वल्स VI फार्मूला लगा देते हैं। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल्स हो जाएगा P/V। P कितना दिया है तो 1500 वॉट और V कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट, तो इससे ये कैंसिल आउट। सो फाइनली कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, अब आगे इसमें कहा गया है कि अगर हम इसको 50 आवर्स तक कंज्यूम करें तो टोटल एनर्जी कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। उसके लिए फार्मूला क्या होता है वॉट इनटू आवर, ठीक है, इनटू डे अपॉन 1000। ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी उसने कंज्यूम की। तो बताइए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 यूनिट, इतने यूनिट कंज्यूम हुआ। तो सोचिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो कॉस्ट हो जाएगी नंबर ऑफ यूनिट इनटू रेट, जो भी ईच यूनिट कॉस्ट जो कि कितना है 6 रुपीज। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 450 रुपीज, यानी 450 रुपए की यहां पर उसको कॉस्ट आएगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेम द पार्ट ऑफ एन आई विच इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन फ्रॉम एंड फोटोग्राफिक प्लेट इन कैमरा। मतलब ये कहा गया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट का काम जो कैमरे में होता है
तो आंख के कौन से ऐसे पार्ट का सेम वर्क होता है? तो चलिए हम पहले यहाँ पे आंखों के पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आई दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको आई दिख रहा है तो देखिए ये जो सबसे आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं स्कैलेरा। बेसिकली ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर का पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं कोरॉइड, ये ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद सबसे अंदर का पार्ट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेटिना, और यही एक फोटोग्राफिक प्लेट की तरह काम करता है, यानी हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा रेटिना, ठीक है। और भी चीजें यहां डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो उभरा हुआ पार्ट ट्रांसपेरेंट बल्जिस पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो एक कलरफुल मेम्ब्रेन होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। इसके ठीक बीच में एक एंट्रेंस बना होता है जहां से लाइट अंदर जाती है तो इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये होता है आई लेंस, और ये आई लेंस इन सिलेरी मसल्स पर इस तरीके से सपोर्टेड रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है आइज का, और ये जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं इस ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू आगे ब्रेन को जाती है। आई होप आपको ये ह्यूमन आई एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम इज गिवन लेंसेज विद पावर्स दिस 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 एंड दिस, कंसिडरिंग द a pair of lenses at a time select a pair of two lenses। और ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, मतलब ये कहा गया है कि यहाँ पे हमें इन लेंसेज में से दो को सिलेक्ट करना है और इस हिसाब से सिलेक्ट करना है कि ये हमारा जो आंसर है ये यहाँ पर आ जाए। पहला क्या क्वेश्चन बोला है कि विच विल गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले अगर ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो बताइए इसकी पावर क्या हो जाएगी? तो पावर होती है क्या? 100/f। f कितना? -10, तो कितना आया? -10 डायोप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों में से वो सिलेक्ट करने हैं ताकि उनको जब हम ऐड करें तो -10 आ जाए। सो इन दैट केस -20d एंड +10d, ठीक है। यानी हम इन दोनों लेंसेज को चूज करेंगे और जब कांटेक्ट में रखेंगे तो उसकी फोकल लेंथ होगी -10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? -20d एंड 10d, ठीक है। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा -20d एंड +10d। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सिलेक्ट अ पेयर ऑफ टू लेंसेज विच गिव अ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे अगर हम पावर निकालेंगे तो क्या आएगा? 100/f, यानी प्लस का 5 डायोप्टर। तो प्लस का 5 डायोप्टर कैसे हमें मिलेगा? अगर हम यहां पर प्लस का 10 डायोप्टर और माइनस का 5 डायोप्टर यहां पर कंसीडर करें, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -5d, ठीक है, एंड प्लस का 10d। फिर अगले क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ लेंस कंबाइन ऑफ ऑल 5 लेंसेज। देखिए अगर हम इन सब को कंबाइन कर देते हैं तो उस केस में पावर कॉम्बिनेशन ये क्या आ जाएगा? P1 + P2 + P3 + P4 + P5, मतलब जितने भी हैं सबके पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो माइनस वाले पहले ऐड कर लेते हैं, -5 -10 -20, दैट मीन्स -35 d +5 एंड 10 यानी प्लस का 15 d। तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा? -20d। तो चूंकि इसकी पावर निगेटिव आई है इसका मतलब जो नेचर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा? डाइवर्जिंग। वो कैसा होगा? डाइवर्जिंग, यानी कॉनकेव लेंस यहां पर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि ए मैग्नेटिक कंपास नीडल शोज अ डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास गेट अफेक्टेड इफ द करंट ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड? पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग डायग्राम, ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जब यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है
तो जो मैग्नेटिक कंपास है वो अपने ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही एक डायरेक्शन में करंट फ्लो शुरू होता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो देखिए पहले ये इस साइड डिफ्लेक्ट हुई थी, अब ये अपोजिट साइड में ऐसे डिफ्लेक्ट हुई है, जबकि इसकी नेचुरल पोजीशन ये है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हुआ है, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे, मतलब जैसे जैसे हम आई को बढ़ाएंगे, डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ द वायर इंक्रीज्ड, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद यहां पे नेक्स्ट जो पूछा गया है, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना होता है। तो देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना बदले। सो इन दैट केस अगर हम यूनिफॉर्म बनाना चाहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक है, जो पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस पर हो, बेसिकली स्ट्रेट लाइंस हो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है तो हम कैसे, इसको छोड़ करके हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है कि चाहे मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, दोनों केसेस में वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो हम सबसे पहला केस कंसिडर करते हैं जब डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड बदल रहा है। डायरेक्शन कांस्टेंट है बट मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो हम ये इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स, ठीक है, यहां पर इस तरीके से, या फिर इसको और सही से अगर हम लिखना चाहें तो, ठीक है, इस तरीके से यहां पे ऐसे। तो यहां पे हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग एरिया है और ये वीक एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे डायरेक्शन कांस्टेंट है बट मैग्नीट्यूड बदल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, अगर हम दूसरा केस ले लें, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने केस में हम कुछ इस तरीके से कर्व यहां पर बनाएंगे लाइक दिस, जबकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगी, यानी इनके बीच का सेपरेशन जो है वो सेम रहेगा, बट यहां पे हम देख रहे हैं कि जो लाइंस है वो कर्व्ड है। तो बेसिकली कर्व ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का आंसर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सबसे पहला सर्किट क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट बैटरी से सीरीज में कनेक्ट किया गया है 1 ओम एंड 2 ओम। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने मान लिया कि एक ये ओम है रजिस्टर है और दूसरा ये रजिस्टर है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और इसको सीरीज में कनेक्ट करके फाइनली हमने यहां 6 वोल्ट से ऐसे 6 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले हम आई निकालेंगे। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, कंप्लीट आर, जो भी इसका नेट रेजिस्टेंस है कितना है 3 ओम, तो कितना आया 2 एम्पियर। इन दिस केस अगर हम H2 ओम निकालें, मतलब 2 ओम के अक्रॉस कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, पावर, तो चाहो तो हम यहाँ पे पावर का भी फार्मूला लगा सकते हैं। P इक्वल्स क्या होता है I स्क्वायर आर, तो I स्क्वायर मतलब 4
R मीन्स 2, दैट मीन्स 8 वॉट। ठीक है, ये पहले का आंसर आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 वॉट। अब इसमें कहा गया कि 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, यानी इस बार क्या किया गया है, इस बार ये किया गया है कि यहां पर 12 ओम एंड 2 ओम को इस तरीके से 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, मीन्स टू से ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है और ये 12 ओम है। अब देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली 2 ओम जो है ये डायरेक्टली 4 वोल्ट से कनेक्ट है, तो यहां पे हम इस केस में फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर दैट मीन 16 और अपॉन में आर दैट इज 2, सो फाइनली क्या आएगा 8 वॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 8 वॉट। तो दोनों केसेस में जो पावर कंजप्शन है वो सेम होगा। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, और पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम है ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां पे ये सर्किट 1 है, ठीक है, ये सर्किट 1 है और ये सर्किट 2 है, ये 1 है और ये 2 है। कहा गया कि द डायग्राम दिस शोज इलेक्ट्रिक सर्किट, द बैटरी यूज्ड इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 आर आइडेंटिकल। मतलब यहाँ पे जो बैटरी यूज की गई है ये आइडेंटिकल है, तो चलिए मान लेते हैं ये दोनों के दोनों V वोल्ट के हैं। आगे कह रहे हैं कि इन सर्किट 1 यानी इस सर्किट में अमीटर रीड्स 1.2 एम्पियर, मतलब ये जो अमीटर है इसकी जो रीडिंग है वो 1.2 एम्पियर है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो अगर हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं फॉर सर्किट 1 तो वो आ जाएगा I इंटू आर, और आर की जगह पे कितना 15। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 15 टू जा 30 एंड 18, सो 18 वोल्ट इसका सोर्स हो जाएगा। When switch is closed, or when switches are closed in circuit 2, ammeter reads 6 ampere and 2 ampere। ठीक है, अमीटर 1 जो है, अमीटर 1 कौन सा, ये वाला, तो इसकी रीडिंग कितनी है, तो इसकी रीडिंग है 6 एम्पियर, और इसकी रीडिंग जो है वो है 3 एम्पियर। देखिए इसमें शुरुआत में ही बोल दिया गया था कि ये दोनों के, इन दोनों के सोर्स क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर ये 18 वोल्ट है तो ये भी 18 वोल्ट ही होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहां पे और देखिए क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीडिंग, ठीक है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इन सर्किट 1। तो देखिए ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 18 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे कहा गया है कि द resistance of electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to a half of its former value, then find the final current। कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो across the ends of across the two ends of the component decreases to half of the former value, यानी पोटेंशियल को आधा कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, जो करंट है ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। तो अगर V हाफ हुआ है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहा गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इन सर्किट 1 इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट है। व्हाट डज इट मीन? देखिए अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ेगा या 1 जूल वर्क हमें मिलेगा। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसका मतलब यूनिट चार्ज यानी 1 कूलाम को ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ेगा या हमें काम मिलेगा। उसके बाद करें नेम अ डिवाइस हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वो कंडक्टर, तो हम इसको बोल सकते हैं वोल्ट मीटर।
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, करें कि द हाईएस्ट मैग्नीफाइंग पावर इज ऑब्टेन बाय पुटिंग लेंस वेरी क्लोज टू आवर आईज, मूविंग द आई एंड लेंस टुगेदर ऑब्टेन बेस्ट फोकस। क्वेश्चन में कहा गया कि ऑन व्हाट फैक्टर्स मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास डिपेंड्स। किसी मैग्नीफाइंग ग्लास का जो मैग्निफिकेशन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए m का जो फार्मूला होता है वो होता है u अपॉन v, ठीक है, सॉरी v अपॉन u, अगर लेंस है तो v अपॉन u और मिरर है तो वो माइनस v अपॉन u, ठीक है। तो जब ये v अपॉन u हम यहाँ पे फाइल रखेंगे, सो सबसे पहली चीज यहाँ पे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट थिंग है वो है नेचर ऑफ लेंस, नंबर 2 मटेरियल ऑफ लेंस, ठीक है, मटेरियल ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस का जो फोकल लेंथ है ना ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, म्यू पर भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये डिपेंड करेगा उस नेचर पे कि वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, दूसरा किस मटेरियल से बना है, एंड द थर्ड थिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस वुड यू प्रेफर टू रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी, तो ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग यहां पर मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -2 ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज। तो बेसिकली यहां पे माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि ये एक रियल है। कैसी इमेज है, रियल इमेज है। तो हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है, ये होता है HI अपॉन HO, ठीक है। तो यहां से HI इक्वल टू क्या आ जाएगा, HI इक्वल टू आ जाएगा m इंटू HO। सो m कितना है -2 और HO यहां पे कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो आ जाएगी माइनस की 12 सेंटीमीटर। माइनस यहां पे ये शो कर रहा है कि ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है, और बाकी इसकी वैल्यू जो मोर देन 1 है इससे ये पता चल रहा है कि ये मैग्नीफाइड इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले विच मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो सिंपल सी बात है, अगर लेंस हमें बनाना है तो हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्ले से हम लोग नहीं बना सकते, वी कैन नॉट मेक लेंस यूजिंग क्ले। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं कि PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब पेपर में ये रखा हुआ है और इस तरीके से यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट्स R एंड S। हमें R और S के बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो अगर ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो उस केस में ये जो कर्ल फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। अब अगर वायर के आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड, और जो राइट साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे R और S की बात की है तो यहाँ पे जो ये राइट साइड चुकी है तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें करंट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड, और यहाँ पे S पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड। सो ये हो गया पहले का आंसर। अगला इसमें कहा गया इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। बिल्कुल, अगर हम पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो जो करंट अभी ऐसे जा रही थी इट विल गो डाउनवर्ड, ठीक है। अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जाने लगेगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो R डाउनवर्ड था ये R अपवर्ड बन जाएगा और जो RS अपवर्ड था ये क्या बन जाएगा,
डाउनवर्ड बन जाएगा। आगे कहा गया है कि एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कंडक्टर। तो ये बिल्कुल ये इसी का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जो बेसिकली ये बताता है कि इफ वी होल्ड a current carrying wire with our right hand in such a way that thumb indicates the direction of current, then our curved finger will represent the direction of magnetic field lines। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आज का PYQ सेट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आने वाले एग्जाम्स में वो ये वीडियोस जो हैं उनकी काफी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।